आज तो आलू मटर की सब्जी बना लो, सर्दी का मौसम है और सर्दी में तो यही बढ़िया रहता है, क्या है ना? अरे भाई, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। इस ठंड में गरम गरम आलू मटर से बढ़िया क्या होगा। अरे रचना, तूने तो सीधा पूरा बोरा ही खरीद लिया क्या? इतना हंस हंस कर बात कर रही थी, लगा कोई रिश्तेदार आ गया हो। रचना ने निशा की तरफ देखा और हंस पड़ी। वो थी तो लोअर मिडिल क्लास से, लेकिन उसका अंदाज अक्सर अमीर घर की बहू जैसा होता था। अरे निशा दीदी, हंसकर तो बात करनी पड़ेगी ना। ये इतने खुश मिजाज हैं और फिर इनकी सब्जियां देखो, ताजगी टपक रही है इनसे। बिल्कुल सही फरमाया मैडम ने, आपकी समझदारी को सलाम है। लो भाई, ये लो पैसे। और हाँ, हमारी निशा जी को भी अच्छी सब्जी देना, ठीक है। और इस तरह बिना मोल भाव किए रचना आलू मटर खरीद कर घर में पहुंची। अंदर उसकी सास कमलावती अपनी सांसें रोक के उसका इंतजार कर रही थी। ये आलू मटर कितने के लिए? अरे वो आलू 60 रुपए किलो और मटर 80 की मिली, बढ़िया क्वालिटी है। क्या क्या बोली तू? आलू 60 और मटर 80? सर्दियों के सीजन में तेरा दिमाग तो ठीक है। हाँ, मैंने देखा था ताजा थे। और क्या, मैंने देखा तू उस सब्जी वाले से हंसी मजाक कर रही थी। तू बोरा गई है क्या? मोल भाव नाम की चीज सुनी है या तेरी जुबान सिर्फ हंसने बकने के लिए है? मम्मी जी, क्वालिटी देखिए ना, ये आलू देखिए, चिकने चमकदार, मटर कैसे मीठे मीठे दाने, एक भी सूखा नहीं है। और वो नहीं, ये वही है कि तू दुनिया को अपनी अमीरी दिखाने निकली है, पर हम लोग अमीर नहीं है, ये याद रख। तेरे पति की सैलरी बहुत कम है। रचना का चेहरा उतर गया और वो मुंह झुकाए किचन में चली गई। अगले दिन रचना ने अपनी स्टाइल और क्वालिटी को साबित करने का फैसला किया। वो बाजार से एक चमकदार कांच का फूलदान ले आई, जो 5 रुपए के कागज के फूलों के लिए भी बेकार था, और उसे ड्राइंग रूम के शोकेस में आर्ट की तरह सजा दिया। ये चमकता हुआ शीशा क्या है? किसी की बारात से उठा लाई है क्या? अरे नहीं, ये है डेकोरेटिव वाज। इससे घर की खूबसूरती बढ़ती है। बस 500 में मिल गया। 500 रुपए? तूने 500 रुपए उड़ा दिए इस बेकार चीज पर? अरे तुम्हारे दिमाग में कुछ घुस गया है क्या? कोई कनखजूरा या मकड़ी? अरे ये क्या मतलब क्या? सुन बाबू, हम लोग ना बड़े घर के नहीं है, एक एक पैसा सोच समझ कर खर्च करना होता है। ऐसी फिजूल खर्ची नहीं चलेगी। अब बताओ, इसका क्या करोगी? इसमें पानी भरोगी, दूध भरोगी, या तुम इसमें चावल भुनोगी? अरे ये शो पीस है, देखने के लिए। वाह वाह वाह, देखने के लिए? घर में कुछ बचा ही नहीं था ना देखने के लिए। तभी पड़ोसन निशा ठुमकती हुई आ धमकी। अरे क्या बात है, कुछ खरीदारी हुई है क्या? वाह जी वाह, क्या सुंदर फूलदान है। वही तो देखो ना, पर मेरी सासू माँ को पसंद ही नहीं आता कुछ भी। निशा के सामने रचना के मुंह से ऐसी बात सुनकर कमलावती का चेहरा लाल हो गया। हाँ, बहुत सुंदर है, इतना सुंदर है कि इसके लिए महीने भर की दाल सब्जी का बजट पानी की तरह बहा दिया। तुम्हें पता है 500 रुपए में कितना आटा आता है? अरे मम्मी जी, थोड़ा लाइफस्टाइल तो। लाइफस्टाइल वो होता है जो जेब के अनुसार हो। नहीं, ये ढोंग है। बस अब बहस बंद। शायद किसी और का गुस्सा मुझ पर निकाला जा रहा है। ये सुनकर कमलावती हैरान रह गई। उन्होंने एक कड़ी नजर रचना पर डाली और बिना एक शब्द कहे अपने कमरे में चली गई। दरवाजा थोड़ा जोर से बंद हुआ। रचना ने निशा की तरफ देखा और हंसने लगी। देखा दीदी, इनका तो और कोई काम ही नहीं है, बस जब देखो तब सुनाती रहती है। अरे ऐसा मत कहो, अब क्या कर सकते हैं, सारी सासें ऐसी तो होती है, तुम भी बनोगी। फिर बोलना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अरे निशा दीदी, छोड़िए ना, चलिए आप चाय पियेंगी? सर्दी में कोई चाय के लिए मना करता है क्या? बना लो। फिर रात का समय आया। खाने की टेबल पर कमलावती, रचना और रचना का पति गौरव बैठे थे। खाना खत्म हुआ, लेकिन काफी सब्जी रोटी बच गई। रचना, ये क्या है? हर रोज इतना खाना बना देती हो कि आधा बर्बाद हो जाता है। पैसे का कुछ ख्याल है? मंथली बजट नाम की चीज सुनी है? हाँ रच्चू, मम्मी सही कह रही है, जरूरत से ज्यादा नहीं बनाना चाहिए। ये मैंने भी नोटिस किया है कि खाना वेस्ट होता है। अरे ये बचा हुआ खाना तो बाहर के जानवरों को चला जाता है। वो बेचारे कुत्ते गाय भूखे घूमते हैं, उनका भी तो कुछ ख्याल रखना चाहिए कि नहीं? हे भगवान, अब तो पैसे की बर्बादी का भी सोशल वर्क शुरू कर दिया। या घर है बेटा, जानवरों का आश्रम नहीं है। ओके ओके, गुस्सा क्यों कर रही है? अब नहीं बनाऊंगी ज्यादा, इतनी क्या बड़ी बात होगी। अगली शाम रचना ने बदला लेने का तरीका निकाला। उसने रसोई में कदम ही नहीं रखा। गौरव, चलो ना आज बाहर डिनर पर चलते हैं, कुछ अच्छा सा खाते हैं। क्या, बाहर डिनर? तो तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है क्या? बाहर जाकर खाओगे तो कितना खर्चा बैठेगा, कुछ तो सोचो। एक प्लेट छोले भटूरे की 100 रुपए की होगी।
हाँ मम्मी सही कह रही है, बाहर नहीं जाएंगे। रचना घर पर ही कुछ अच्छा बना लो ना। हाँ तो ठीक है, बनाती हूँ। मन करता है तो बाहर खाने भी नहीं जा सकते, हद है कंजूसी की। तुम्हें फिजूल खर्ची इतनी पसंद है कि बचत कंजूसी ही लगेगी। रचना गुस्से में रसोई में घुस गई। चूल्हे की आंच से ज्यादा उसके गुस्से की आंच तेज थी। खाना बन गया, सबने खाया। रचना चुपचाप सब कुछ साफ करके अपने कमरे में आ गई। देखा, मैं कुछ कहूं तो फिजूल खर्ची, तुम कहो तो बात दबा दी जाती है। यहाँ रहना ही मुश्किल है। अरे रचना बस करो ना, मम्मी का तरीका थोड़ा सख्त है लेकिन इरादे ठीक है। हमारी हैसियत मुझे तो लगता है मेरी कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। प्लीज अब ये ना कहो, सो जाओ, चलो बहुत हो गया आज। हाँ, तुम तो अपनी मम्मी का ही सपोर्ट करोगे ना, करते रहो, लेकिन याद रखो मैं थक गई हूँ बात बात पर सुनते सुनते। रचना ने एक करवट ली और आंखें मूंद ली। गौरव तब तक सो ही चुका था। कुछ दिन बाद कमलावती हल्ला मचा रही थी क्योंकि उन लोगों को कहीं जाना था। रचना, गौरव जल्दी करो, नहा धो लो, निकलना है। आधे घंटे में बस निकल जाएगी, फिर टाटा बाय बाय हो जाएगी पूरे कार्यक्रम पर। अरे मम्मी जी, बस का क्या झंझट, मैंने ऑनलाइन कैब बुक कर ली है, जरा देर में घर के सामने आ जाएगी। क्या क्या बोले? कैब? वो जो हवाई जहाज से कम महंगी नहीं होती है? ये क्या तरीका है? कम से कम पूछ तो लेती मुझसे। पैसे का पेड़ लगाए क्या घर में? क्या पूछना, सुबह सुबह भीड़ में धक्के खाने से तो अच्छा ही है ना। अच्छा है, मैं तुझे दिखाती हूँ क्या अच्छा है। अरे गौरव, तुम तो कुछ बोलो इसको। अब क्या बोलूं मम्मी, भूख तो हो चुकी है, वापसी बस में आ जाएंगे बस। तभी बाहर से हॉर्न बजा। एक चमचमाती एसी कैब गेट के सामने खड़ी थी। रचना ने कमलावती का हाथ पकड़ा और उन्हें ऐसे बाहर खींचा जैसे कोई जिद्दी बच्चा हो। चलिए ना मम्मी जी, देर हो रही है, आपने कहा था ना टाइम का ध्यान रखो। राम, ये क्या हो रहा है? कैब में बैठकर भी कमलावती का मुंह चलता रहा। ड्राइवर रियर व्यू मिरर से इस नाटक का आनंद ले रहा था। देखो ना, इतना खर्चा, बस से जाते तो तीनों के उतने नहीं लगते जितने यहाँ एक के लग रहा है। मम्मी जी, कम से कम ये तो करने दो, आपने डिनर पर जाने नहीं दिया, हर चीज के लिए सुनाती रहती हो। आज जाना है तो आराम से जाएंगे ना, वापसी बस से कर लेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। वापसी कमलावती के आग्रह पर बस से ही हुई। जैसे ही वे अपने दरवाजे पर पहुंचे, एक भिखारी आया और हाथ फैलाया। भाई साहब कुछ दे दो, 2 दिन से कुछ खाया नहीं। कोई जरूरत नहीं है देने की, चलो अंदर। मम्मी जी आप जाइए ना, अंदर मैं आती हूँ। कमलावती अंदर चली गई और रचना ने सोचा, मम्मी जी भी अजीब है, भिखारी को भी पैसे नहीं देने दे रही। फिर उसने अपने पर्स से एक नया चमकता हुआ 100 रुपए का नोट निकाला और भिखारी के हाथ में रख दिया। भिखारी के चेहरे पर वही मुस्कान आई जो सब्जी वाले के चेहरे पर आती थी। बिटिया, आपकी जिंदगी में सदा खुशियां रहे, आपका भला हो, भगवान आपकी गोद भर दे। रचना खुशी खुशी अंदर आई तो कमलावती पानी पी रही थी। कहाँ रुक गई थी? वो मैंने उस भिखारी को 100 रुपए दे दिए, बेचारा बहुत भूखा लग रहा था। अरे ये तूने क्या किया? मैंने मना किया था ना, सबको पता है यहाँ ये नशे में रहता है। हाँ वो तो बहुत बड़ा नशेड़ी है। और असली भिखारी होता तो मैं खुद दे देती। तू क्यों इतनी फिजूल खर्ची में लगी रहती है? और चलो देना भी था तो 10 रुपए देती। हमें पहले से किसी को जज नहीं करना चाहिए, क्या पता उसे सचमुच भूख लगी हो सकता है वो अपने बच्चों के लिए खाना। अपना ज्ञान अपने पास रख, मैंने तुझे बता दिया है, ध्यान रखा कर आगे से। ओके सॉरी बाबा, अब क्या उठक बैठक करो 100 रुपए के लिए। रचना ये कहते हुए कमरे में चली गई। अगली सुबह कमलावती ने रचना को चाय के लिए पुकारा, कोई जवाब नहीं मिला। उसने सोचा शायद पड़ोस में होगी। तभी उसने खिड़की से देखा तो एक ऑटो रुका था, उसमें से निशा और रचना उतर रही थी। नहीं नहीं बेटा, मैं देती हूँ। नहीं दीदी, आपने साथ चलने का कष्ट किया, मैं देती हूँ। रचना ने ऑटो वाले को 100 रुपए का नोट थमा दिया। ऑटो वाला बाकी लौटाने लगा। अरे नहीं नहीं, रख लो भाई, कीप द चेंज। ये सुनते ही कमलावती का दिमाग कुछ सेकंड के लिए ठप हो गया। फिर वो तूफान की तरफ बाहर आई और रचना का हाथ पकड़ लिया। तुझे कितना समझाया जाए कि द चेंज, तू ऐसे बोल रही है जैसे अंबानी की औलाद हो। मेरा बेटा जैसे तैसे कमा कर लाता है और तू ऐसे उड़ाती रहती है। ये ऑटो वाला भी तेरा मुंह देखकर हंस रहा है। निशा हैरानी से देखने लगी। आसपास के पड़ोसी भी इकट्ठा होने लगे। रचना का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया था। वो कमलावती का हाथ छुड़ाकर घर के अंदर भाग गई। गौरव अखबार पढ़ रहा था। बस बहुत हो गया, मैं इस घर में और नहीं रह सकती। अरे क्या हो गया भाई? मोहल्ले वालों के सामने सिर्फ 10 रुपए के लिए मुझे ऐसे सुनाया। मेरी इज्जत का कुछ ख्याल ही नहीं है। क्या किया मैंने किसी का नुकसान तो नहीं किया। नुकसान? अपने पति का ही नुकसान कर रही है तू। 100 रुपया ऐसे फेंक देती है। अरे मम्मी थोड़ा शांत हो जाओ। नहीं बस,
मुझे यहाँ से जाना है, समझे? जाना है। मैं इस तानाशाही में एक और दिन नहीं रह सकती। जा, जहाँ जाना है जा। देखती हूँ कितने दिन चलती है तेरी कीप द चेंज वाली जिंदगी। गौरव, तुम्हें तय करना है, अब तुम मेरे साथ हो या यहाँ के साथ, क्योंकि मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, मतलब जाना ही है मुझे। अरे पर कोई परवाह नहीं, इतनी तो बाहर ठंड भी नहीं पड़ रही जितना तुम्हारी मम्मी का दिल ठंडा है मेरे लिए। चलो यहाँ से। झगड़े लड़ाई के बाद आखिर गौरव और रचना एक छोटे सिमटे से किराए के फ्लैट में पहुंच गए और कमलावती अकेली रह गई। ये तुम्हारी जिद मानकर यहाँ तो आ गया रचना, लेकिन अब यहाँ का किराया भी देना है, बिजली पानी का बिल भी, कैसे करेंगे? अरे तुम फिक्र मत करो ना, मैं अचार पापड़ बनाना जानती हूँ, बिल्कुल मतलब अपनी मम्मी वाली रेसिपी मैं बना के बेचूंगी, अपना छोटा सा कारोबार खड़ा कर लूंगी, लेकिन अब वहां वापस नहीं जाऊंगी बस। ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन से रचना ने जैसे खुद को साबित करने की ठान ली। वो जब तक जागती काम करती, पहले नए घर की सफाई, फिर बर्तन, फिर किचन में अचार पापड़ की तैयारी। उसकी कमर दर्द से टूट रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हे भगवान, मेरी मेहनत का फल दे देना मुझे। रचना कैसी है? अरे निशा दीदी, आप यहाँ आओ आओ। मुझे पता चला तुमने क्या किया। वाह, बहुत बढ़िया किया। अरे तुम्हारी सास ने तो पूरे मोहल्ले में सुबह शाम रो रो कर कहानी सुनाई, लेकिन तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। हर कोई तुम्हारी तरह बहादुर नहीं होता। तुमने अलग होकर इतिहास रचा दिया। अब तुम अपने पैरों पर खड़ी होगी, अपना खर्चा खुद कमाओगी। थैंक यू सो मच। निशा उसे चने के झाड़ पर चढ़ाकर चली गई, लेकिन उसी शाम गौरव ने एक बड़ी समस्या की ओर इशारा किया। रचना सुनो, अगले 10 दिन तक कोई राशन नहीं आ सकता। मेरी सैलरी 10 दिन बाद आएगी, तभी कुछ लगा पाऊंगा। तब तक जो कुछ भी है उसी में चला लेना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है कहना आसान था, लेकिन आदतें तो पुरानी थी। रचना ने खाना बनाया तो ऐसे जैसे पूरा परिवार दावत पर आ रहा हो। सिर्फ 7 दिनों में राशन खत्म हो गया। रचना, ये क्या है? 7 दिन पूरा राशन खत्म? शायद जरूरत से ज्यादा बना दिया होगा, सॉरी। सॉरी से काम नहीं बनेगा। वहां मम्मी मैनेज कर लेती थी, यहाँ तुम्हें करना है। फिलहाल मैं मैगी लेकर आता हूँ, 3 दिन सिर्फ मैगी खाएंगे। रचना को अब समझ में आ रहा था कि फिजूल खर्ची का मतलब क्या होता है, लेकिन उसके जहन में कमलावती अभी भी खलनायक थी। हफ्ते भर में उसने अचार पापड़ बना भी लिए थे। उसने निशा को फोन किया। निशा दीदी, मैंने अचार और पापड़ बना लिए हैं, क्या आप अपने आसपास कुछ ग्राहक बता सकती हैं? और अगर हो सके तो आप भी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाँ जरूर बताऊंगी, और मैं भी लूंगी जरूर। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी बेटा, तुम बेफिक्र रहो। इसके बाद रचना अपने नए मोहल्ले में निकली। वो एक एक दरवाजे पर जाती और अपने काम को प्रमोट करती। नमस्ते आंटी, मैं रचना, नया है फ्लैट नंबर 5 में। मैं घर का बना अचार पापड़ बेचती हूँ, ताजा ताजा। अगर आपको जरूरत हो तो। हाँ ठीक है, ले लेंगे जरूरत पड़ी तो। अभी फिलहाल जाओ, बहुत काम है। ऐसे ही उसने कई दरवाजे खटखटाकर ग्राहक बनाने की कोशिश करी। अगले दिन रचना को बाजार जाना था। उसने ऑटो लेने का सोचा, पर पर्स खोलकर देखा तो उसमें सिर्फ एक अकेला 50 का नोट था। उसने पैदल चलने का फैसला किया। बस थोड़ी दूर गई ही थी कि उसकी चप्पल का फीता टूट गया और सोल अलग होकर लटक गया। अरे बेटा, ये क्या हाल है? पैदल, और वो भी टूटी चप्पल में, कहाँ जा रही हो? नहीं कुछ नहीं आंटी, बस वो घर में चीनी खत्म हो गई थी तो सोचा थोड़ी सी ले आओ। अरे रहने दो, कहाँ जा रही हो ऐसे हालात में? मैं दे देती हूँ चीनी, आओ मेरे साथ, और चप्पल दूसरी खरीद लेना। सैलरी आए तब ना। रचना ने चीनी ली और घर लौटी। उसी शाम फिर कमलावती का फोन आया। रचना ने गुस्से में उठाने से मना कर दिया। रचना, एक बार सुन लो ना, शायद कोई जरूरी बात हो। नहीं, कल भी आया था, मैंने नहीं उठाया, आज भी नहीं उठाने वाली। फोन बंद हो गया। फिर गौरव ने रचना को अपनी तकलीफें बतानी शुरू कर दी। यहाँ आने के बाद मैंने कैब में सफर करना ही छोड़ दिया है। हमेशा बस से जाता हूँ, और कल तो मोबाइल भी गिरकर चटक गया। हाँ, हमें संभल कर चलना होगा। अच्छा रचना, तुम्हारे अचार पापड़ का क्या हुआ? हाँ वो तैयार है, बस उन्हें सुखाना बाकी है। कल छत पर रख दूंगी, 1-2 दिन में सूख जाएंगे। लेकिन सर्दियों का मौसम था, धूप निकल ही नहीं रही थी। बावजूद इसके रचना ने अचार पापड़ छत पर रख दिए। फिर अगले दिन एक ग्राहक आई। सुनो बेटा, तुम्हारा अचार पापड़ लेने आई हूँ। हाँ ये लीजिए आंटी जी। रचना ने बिना सोचे समझे गीली अचार पापड़ उन्हें थमा दिए। कुछ ही देर बाद वही आंटी वापस आ खड़ी हुई। ये क्या दे दिया तुमने? ये अचार पापड़ है या कीचड़?
जब बनाना नहीं आता तो बेचने क्यों चली हो? इन्हें धूप में सुखाना चाहिए। ये देखो, गीले गीले बदबूदार। उनकी आवाज सुनकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। लोग फुसफुसाने लगे। अरे यही है ना जो वो कारोबार कर रही थी। घर घर जाकर एडवर्टाइज कर रही थी। आंटी ने टाइम फिक्स कर दिया। अब कोई नहीं खरीदेगा इससे। रचना ने जब अपना सामान चेक किया तो सचमुच सब खराब था। तभी निशा वहां आ पहुंची। अरे रचना, ये तूने क्या कर डाला? ये क्या से क्या बना दिया? तुझमें अक्ल ही नहीं है। अच्छा हुआ मैं तेरे लिए कोई ग्राहक नहीं लाई, वरना कोई ऐसे ही मेरी बेइज्जती करवाती। ये आप क्या बोल रही हो? अरे कम से कम अपनी सास को एक बार फोन करके पूछ तो लेती कैसे बनता है, कैसे सुखाया जाता है। तो अपनी जिस सास को छोड़कर आई थी ना, उसके बिना कुछ कर नहीं सकती तू। हाँ। निशा के मुंह से ये सुनकर रचना की आंखों में आंसू भर आए। वो रोने लगी और ठीक उसी समय एक जानी पहचानी आवाज आई। निशा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू का मजाक बनाने की और उसे रुलाने की? जब तक वो गलत कर रही थी तब तक तो बड़ा उसका साथ दे रही थी। चले जाओ यहाँ से, और हमारे घर के मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। निशा डर कर भाग गई। फिर कमलावती ने रोती हुई रचना की ओर देखा। वो आगे बढ़ी और रचना को गले से लगा लिया। देखो बहू, दुनिया में तुम्हारा कोई अपना नहीं है। बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता, सिर्फ परिवार ही साथ देता है। देखो क्या से क्या हो गया। मम्मी जी, मुझे माफ कर दो, मैं समझ गई, मैंने गलत किया, मैंने सबक सीख लिया। चलो अब घर चलते हैं, यहाँ क्या रखा है, है? रचना ने सिर उठाया। गौरव भी आ चुका था और मुस्कुरा रहा था। मैं रास्ते में यही सोचता हुआ आ रहा था कि पता नहीं कैसे सब कुछ ठीक होगा, और घर आया तो देखता हूँ सब ऑलरेडी ठीक हो चुका है। मुझे अपना सबक मिल गया है। अरे फौरन चलो, वरना कहीं बहू का मूड बदल ना जाए। अतुल यार, मैं न्यू ईयर पार्टी में नहीं जा पाऊंगा। तू जिद कर रहा है। देख, मैं स्पेशली तुझे बुलाने आया हूँ। अगर तू नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा। तूने बताया नहीं, आखिर जाने के लिए मना क्यों कर रहा है? अबीर का दोस्त अतुल उसे न्यू ईयर पार्टी के लिए इनवाइट करने आया था, लेकिन अबीर पार्टी में जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। अबीर उसे एक कारण बताते हुए कहता है, तुझे तो पता है ना, मेहिका होटल में मैनेजर है। वैसे तो उसका ऑनलाइन वर्क चलता है तो वो बच्चों को देख लेती है, लेकिन कल उसे रात में होटल जाना पड़ेगा। मेहिका भाभी रात में होटल में जाएगी और तुम बच्चे को संभालोगे? हाँ, अपनी पार्टी के लिए बच्चों को अकेला तो नहीं छोड़ सकते। मेहिका भाभी जब होटल से वापस आ जाए तब पार्टी कर लेंगे। अब पार्टी करने का मन भी तो नहीं होता। चल यार, ठीक है, बाय। मेहिका डिनर डाइनिंग टेबल पर लगाते हुए अबीर और बच्चों को बुलाती है। डिनर तैयार है, सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ जाओ। हाँ, आ रहा हूँ। आज इस साल का आखिरी दिन है तो मैं आप लोगों के लिए स्पेशल डिनर बना के रखी हूँ। अबीर दोनों बच्चों पुनी और शिवू को साथ लेकर डाइनिंग टेबल पर आता है। अबीर जब मेहिका को देखता है, वो कोट पैंट पहने मैनेजर की ड्रेस में खड़ी थी। मेहिका, तुम ऑफिस के कपड़ों में डिनर करोगी? हाँ अबीर, मेरा मन बच्चों और आपके साथ डिनर करने का है। होटल जाने का टाइम हो गया इसलिए यूनिफॉर्म पहन लिया, खाकर सीधा निकल जाऊंगी। ओहो, आज तो मजा आ जाएगा। माँ, आपने मेरी फेवरेट हक्का नूडल्स बनाए हैं। दीदी, माँ ने मीठे में शाही टुकड़ा बनाया है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। मेहिका, खाना तो बहुत टेस्टी दिख रहा है। ये लो, फर्स्ट बाइट मेरे हाथ से खाओ। मेहिका मुस्कुराते हुए अबीर के हाथ से फर्स्ट बाइट लेती है। दोनों बच्चे बहुत मजे से खाना एंजॉय कर रहे थे। मेहिका एक दो पूड़ी खाकर ही डाइनिंग टेबल से उठ जाती है। अबीर अभी खाना खा रहा था। अबीर, मैं होटल के लिए निकलती हूँ। आप दोनों बच्चों को खाना खिलाकर ब्रश करवाकर सुला दीजिएगा। मेहिका, खाना तो खा लो। अबीर, मुझे लेट हो जाएगा। आज न्यू ईयर पार्टी की वजह से रास्ते में भी ट्रैफिक मिलेगा। अबीर आधे खाने से ही उठ जाता है और मेहिका को दरवाजे तक छोड़कर आता है। पापा, आप आइए, माँ तो चली गई, हमारे साथ खाना खाइए। बेटा, आप लोग खाना खाओ, मैं आप दोनों के लिए बेड सेट कर देता हूँ। ओके पापा। दोनों बच्चे मजे से खा रहे थे। अबीर रूम में उनका बेड सेट कर दिया। दोनों बच्चे रूम में आकर बेड पर लेट गए। अभी तो किचन में जूठे बर्तन पड़े होंगे, उन्हें साफ कर लेता हूँ, वरना सुबह थकी हारी आई मेहिका को करने पड़ेंगे। अबीर किचन में जाकर सारे बर्तन साफ करता है। उसे खिड़की से आतिशबाजी की और न्यू ईयर पार्टी का शोर सुनाई दे रहा था। शादी के बाद घर के काम और जॉब में फंसकर नॉर्मल पार्टी करना भी एक सपना सा रह गया है। एक टाइम था जब दोस्तों की पार्टी मेरे बिना होती ही नहीं थी। अबीर किचन समेटकर इसी तरह खिड़की से बाहर देखकर पार्टी में न जा पाने का अफसोस जता रहा था। अगले दिन अबीर और मेहिका दोनों की ही छुट्टी होती है। तभी अबीर हॉल में बैठा अपनी कॉफी आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी मेहिका 2 कप में कॉफी लाकर अबीर के पास हॉल में बैठ जाती है।
ये लो तुम्हारी कॉफी। अभी मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ मेहिका, बोलो ना, क्या कहना चाहती हो? अभी आज शाम में मैंने घर पर न्यू ईयर पार्टी रखी है। ज्यादा तो नहीं, लेकिन मेरी एक दो फ्रेंड आएगी। मुझे क्या बाहर से स्नैक्स और खाना लाना होगा? नहीं अबीर, स्नैक्स और खाना तो मैं घर पर ही तैयार करूंगी। मैं तो बस आपसे ये कह रही थी, दोनों बच्चों को अपने पास बिजी रखना। अब लेडीज की पार्टी होगी तो बच्चों का कोई काम नहीं। ठीक है, चिंता मत करो, मैं बच्चों को बाहर घुमा लाऊंगा। थैंक यू। मुझे तो बस यही टेंशन थी कि पार्टी के टाइम बच्चों को कैसे संभालेंगे। वो मेरे बच्चे हैं, मेरी ऑफिस के बाद मैं ही संभालता हूँ। तुम्हें बच्चों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेहिका अबीर आपस में बात कर ही रहे थे, तभी उनकी बेटी पुनी भागती हुई अबीर से लिपट गई। पीछे से शिवू भी वहीं आ गया। ये क्या है, तुम दोनों भाग क्यों रहे हो? पुनी इतना खुश क्यों हो रही है, क्या हो गया? पापा, मेरी फ्रेंड का फोन आया था, वो सब न्यू ईयर में घूमने जा रहे हैं। हम सब भी शाम को घूमने चले? हाँ माँ, न्यू ईयर लाइट्स और पार्टी में सब एंजॉय करेंगे। हम लोग भी मॉल या फिर होटल घूमने चले? बेटा ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। माँ, आप हमेशा मना करते हो। आप दोनों इतना बिजी रहते हो कि फैमिली के लिए टाइम ही नहीं मिलता। आज हम चारों साथ चलते हैं। आई एम सॉरी बेटा, आज शाम में मैंने घर पर एक पार्टी रख ली। मेरी फ्रेंड्स घर आएंगे, तो मैं कैसे जा सकती हूँ? माँ, आज तो फैमिली को टाइम देना था। दीदी, हमारा प्लान हमेशा फ्लॉप होता है। तूने सही कहा। तुम दोनों अपसेट मत हो, न्यू ईयर इवा में मैं तुम्हें घुमाने ले चलूंगा। मेहिका अगर घर में पार्टी कर रही है तो क्या हुआ, हम तीनों बाहर एंजॉय कर सकते हैं। पुनी और शिबू ये सुनकर खुशी से नाचने लगे। ये देखकर अबीर और मेहिका एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। शाम के टाइम मेहिका ने अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत सारे स्नैक्स घर पर बनाए। उनके लिए इतना बाहर से ऑर्डर किया जिसकी खुशबू पूरे घर में फैली थी। मेहिका अपनी 3-4 फ्रेंड्स के साथ हॉल में म्यूजिक सिस्टम पर डांस कर रही थी और साथ में सेल्फी लेकर खूब एंजॉय कर रही थी। मेहिका, तेरे घर की लाइटिंग अच्छी है, तभी सेल्फी इतनी क्लियर आ रही है। हाँ यार, मैंने लास्ट ईयर ही इंटीरियर डिजाइन से पूरा घर डिजाइन कराया था। इधर अबीर बच्चों को घूमने के लिए जाने के लिए तैयार कर चुका था, लेकिन उसे शिबू की बेल्ट नजर नहीं आ रही थी। इसलिए अबीर ने पार्टी के बीच से मेहिका को आवाज देकर बुलाया। क्या हुआ, आपने मुझे पार्टी के बीच से बुलाया? मेहिका, शिबू की बेल्ट उसके वार्डरोब में नहीं है। सॉरी, वो मैंने दूसरी तरफ रख दी, अभी देती हूँ। मेहिका अबीर को बेल्ट देकर बिना रुके तुरंत पार्टी में चली जाती है और अबीर बच्चों को तैयार करके बाहर जाने के लिए उसी पार्टी हॉल से गुजरता है। तभी मेहिका की फ्रेंड्स की नजर बच्चों और अबीर की ओर जाती है। मेहिका, क्या अभी भी बच्चों के साथ पार्टी करने जा रहा है? नहीं, पार्टी करने नहीं जा रहा। फिर? अबीर बच्चों को घुमाने ले जा रहा है ताकि मैं तुम लोगों के साथ अच्छे से पार्टी एंजॉय कर सकूं। बच्चे भी न्यू ईयर इवा में घूमने की जिद कर रहे थे। वाह मेहिका, तेरा हस्बैंड कितना अच्छा है। बच्चों को संभालना कितना मुश्किल होता है और वो तेरे लिए कितने आराम से बच्चों को संभाल रहा है। सच में अबीर बहुत सपोर्ट करता है। तेरा हस्बैंड इतनी देर के लिए बच्चों को संभाल लेगा? हाँ, अक्सर ऑफिस के काम से मुझे बाहर जाना होता है तो अबीर ही उनका ख्याल रखता है। मैं तो बच्चों को केयर टेकर के पास छोड़कर आई हूँ। काश मेरा हस्बैंड भी इतना समझदार होता। पूजा, इन सब बातों को छोड़ो, स्नैक्स एंजॉय करते हैं। हाँ, तू सही कह रही है, डांस करने के बाद भूख लग गई है। मेहिका अपनी फ्रेंड्स के साथ स्नैक्स खाने लगती है। इधर अबीर बच्चों को मॉल में लेकर जाता है। वो दोनों अबीर का हाथ छोड़ खिलौने के स्टोर में घुस जाते हैं। अबीर एकदम तन्हा अकेला खड़ा होता है। चारों ओर भीड़ उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। तभी अचानक से वहां अतुल अपनी वाइफ के साथ आता है। अबीर यहाँ अकेला खड़ा क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बच्चे खिलौने खरीद रहे हैं। भाभी कहाँ है, उन्हें साथ नहीं लाया? चलना, वहाँ सेल्फी पॉइंट बना है, बढ़िया सेल्फी आएगी। मेहिका नहीं आई है, मैं बच्चों के साथ आया हूँ। ओह अच्छा, मैं तो वाइफ के साथ मूवी देखने आया हूँ। वैसे तुझे पता है, कल रात पार्टी में बहुत मजा आया। पार्टी में तुझे बहुत मिस किया यार। कोई बात नहीं, अब काम और बच्चों के साथ एंजॉय कहाँ हो पाता है। चल, कल ऑफिस में मिलते हैं। हाँ यार, मूवी भी शुरू होने वाली है, हम लोग निकलते हैं। अतुल अपनी वाइफ के साथ वहां से चला जाता है। अबीर मॉल में अकेला खड़ा होकर मेहिका को मिस कर रहा था। मेहिका ने आज परिवार को नहीं, अपने दोस्तों को ज्यादा अहमियत दी। उसकी वजह से आज एंजॉय करने के दिन भी अबीर अकेला महसूस कर रहा था। अगले दिन, अबीर जल्दी उठ जाओ, आपको ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। मेहिका, बच्चों को उठाओ, मैं थोड़ी देर और सो लेता हूँ। बच्चे नहा लिए हैं और आपको गुड न्यूज बतानी है। अबीर तुरंत उठकर बैठ जाता है और मेहिका से पूछता है, क्या गुड न्यूज है मेहिका, जल्दी बताओ, फिर मैं भी नहाने जा रहा हूँ। परसों पार्टी में मेरा काम देखने के बाद बॉस मुझसे बहुत खुश हो गए और मेरा प्रमोशन कर दिया। मेहिका, ये तो सच में तुमने सुबह बना दी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स अबीर।
अबीर नहाकर ऑफिस के लिए तैयार होता है, तभी मेहिका किचन से आवाज लगाती है, अबीर दूध खत्म हो गया है और आपके लिए कॉफी बनानी है, तो प्लीज एक पैकेट दूध ले आओ। मेहिका, ये चीज तुम्हें पहले से ध्यान रखनी चाहिए, जो अभी बनाया है मुझे दे दो, वरना मैं ऑफिस कैंटीन में ही नाश्ता कर लूंगा। मैंने नाश्ते में सैंडविच बनाए हैं, पुनी और शिवू को बुला लीजिए, आप सब साथ बैठकर नाश्ता कर लो। ठीक है। अभी अपने बच्चों के साथ बैठकर नाश्ता करता है और मेहिका उनको नाश्ता सर्व करती है। अबीर ऑफिस के लिए जा रहा होता है, तभी मेहिका उससे कहती है, अबीर अभी मेरी मीटिंग है, अगर मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जाऊंगी तो लेट हो जाऊंगी, आप इन्हें स्कूल तक छोड़ दें, वहीं से ऑफिस के लिए निकल जाना। ठीक है मेहिका। अभी बच्चों को लेकर घर से निकल जाता है और बच्चों को स्कूल छोड़कर जब वो ऑफिस पहुंचता है तो वो बहुत लेट हो चुका होता है। अबीर जी, इस तरह से जॉब नहीं होती, जब मन आया मुंह उठाकर ऑफिस चले आए। सर, आज बच्चों को स्कूल छोड़ना था, इसलिए देर हो गई। अबीर जी, आपके बहाने पहले से तैयार रहते हैं, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा, शाम का ध्यान रखा कीजिए। जी सर। कुछ दिन बाद मेहिका अपनी जॉब को 100% दे रही थी। वो जॉब में दिन ब दिन प्रोग्रेस कर रही थी, लेकिन घर और बच्चों का ध्यान अबीर रख रहा था। एक दिन अबीर और मेहिका हॉल में एक साथ बैठे होते हैं, तभी अबीर मेहिका को बताता है, मेहिका, आज ऑफिस टाइम में मेरी मौसी जी का कॉल आया था, वो अपनी आंख का इलाज करने के लिए कल यहाँ आ रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मौसी जी कुछ दिन यहाँ रुकेंगी तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा। हाँ ये तो है, लेकिन उनकी आदत तुम जानती हो, हर चीज में नुक्स निकालती रहती हैं। आप क्या करें, उनकी आदत ही ऐसी है। खैर, हम उनकी जरूरत का पूरा ध्यान रखेंगे। अगले दिन सुबह की ट्रेन से मौसी जी उनके घर आ गई। अबीर उनको स्टेशन से घर लाया। बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। बच्चे मौसी जी को देखते ही लिपट गए। दादी माँ आ गई, अब तो बहुत मजा आएगा, खूब कहानी सुनेंगे। अरे मेरे बच्चों, तुम्हें देखने के लिए आंखें तरस गई थी। मैं तुम्हारे लिए गांव से ढेर सारे खिलौने लेकर आई हूँ। प्रणाम मौसी जी। हाँ बच्चों, स्कूल से वापस आकर दादी माँ के साथ खेलना। बहू, आज बच्चों को स्कूल मत भेजो। मौसी जी, अगर स्कूल नहीं भेजूंगी तो फाइन पड़ जाएगा। शाम तक तो बच्चे स्कूल से आ ही जाएंगे, पूरी रात कहानियां सुनाना। मौसी जी, नाश्ता तैयार है, आइए साथ में नाश्ता कर लेते हैं। हाँ मौसी जी, आप डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं नाश्ता लगाती हूँ। थोड़ा रुक कर मेहिका अबीर से कहती है, अबीर, मैं मौसी जी के लिए नाश्ता लगाने जा रही हूँ, आप पुनी की चोटियां बना दीजिए, उसे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। ठीक है, मैं बना देता हूँ, तुम जल्दी से नाश्ता लगा दो, मैं ऑफिस के लिए निकलूंगा। प्रेमा डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है और मेहिका किचन में नाश्ता प्लेट्स में लगा रही होती है। तभी प्रेमा डाइनिंग एरिया से उठकर हॉल में आती है तो अबीर पुनी की चोटियां बना रहा होता है। अबीर बेटा, तू ये क्या कर रहा है? अब तू औरतों वाले काम करेगा? क्या हुआ मौसी जी? मैं डाइनिंग टेबल पर तेरा इंतजार कर रही हूँ और तू यहाँ अपनी लड़की की चोटियां बना रहा है। ये काम बहू का है, हद है, इससे आदमी की कोई इज्जत ही नहीं। पुनी बेटा, आपकी चोटी बन गई, अपना स्कूल बैग लेकर बाहर जाओ। पुनी वहां से भागती हुई रूम की तरफ चली जाती है। तभी अबीर प्रेमा से कहता है, मौसी जी, मेहिका नाश्ता तैयार कर रही है, इसलिए मैंने चोटियां बना दी। बेटा, तेरी माँ नहीं, लेकिन मौसी जिंदा है। तू इस घर का मुखिया है, कोई मामूली बात नहीं। अपनी इज्जत खुद बना कर रख। आजकल की औरतें तो आदमियों को उंगली पर नचाती हैं। अरे मौसी जी, आप ज्यादा ही सोचती हो। आइए मौसी जी, नाश्ता लगा दिया है। मौसी जी गुस्से में डाइनिंग टेबल पर आती है और अबीर के साथ नाश्ता करने लगती है। मेहिका मुस्कुराते हुए उनको प्यार से खिला रही होती है। बहू, दलिये में नमक कम है और सूप में ज्यादा सूप तो नहीं पी सकती, पर दलिया खा लूंगी। हो सके तो नमक दे दे। अभिलाई मौसी जी। अबीर ऑफिस चला जाता है। मेहिका बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए निकल जाती है। लंच ब्रेक में ऑफिस में अबीर के साथ अतुल खाना खा रहा होता है। तभी अतुल अबीर से हंसते हुए कहता है, यार तेरा सही है, रोज फैंसी फूड, नई नई डिश लेकर आता है। तेरी लाइफ तो एकदम सेट है। मैं क्या ही अलग और फैंसी खाना लेकर आता हूँ, ज्यादातर खाना पहले से ही तैयार होता है। पाव गर्म करो, सब्जी भर दो, सूप में गर्म पानी मिला दो, सैंडविच में सब्जी काट कर भर दो। फिर भी ये सब एक्सपेंसिव होता है। तेरी बीवी कमाती है, तुझे तो किसी बात की चिंता ही नहीं रहती होगी। तुझे ऐसा लग रहा है मेरी वाइफ कमाती है तो मौत से कट रही है जिंदगी। मैं 3 सीटियों का कुकर बना पड़ा हूँ। मतलब? यार, पूरे दिन जॉब और फिर घर जाकर बच्चों का होमवर्क। मेहिका की जॉब की वजह से मुझे घर का राशन, दूध, गैस सब देखना पड़ता है। मैं तो ऑफिस से जाकर बहुत थक जाता हूँ। वाइफ घर देखती है तो मैं घर जाकर आराम करता हूँ। थकान तो मुझे भी होती है, पर आराम डिनर के बाद ही मिल पाता है।
अब अतुल की समझ में आ चुका था अबीर की लाइफ में पैसे की परेशानी नहीं है, लेकिन इसके अलावा उसकी जिंदगी में भी मुश्किलें हैं। अबीर शाम को घर पर आता है तो देखता है मेहिका लैपटॉप पर अपने ऑफिस का ऑनलाइन काम कर रही थी। अबीर टिफिन और बैग रखकर रूम में झांकता है तो प्रेमा बच्चों को कहानी सुना रही थी। पापा आ गए, चलो बाहर चलते हैं। अबीर आ गया, चलो बच्चों हॉल में बैठकर बातें करते हैं। प्रेमा बच्चों को साथ लेकर हॉल में आ जाती है। अबीर भी हॉल में बैठ जाता है। प्रेमा मेहिका को देखकर कहती है, बहू चाय बना ले, कब से तू ये डिब्बा लेकर बैठी खिटपिट कर रही है। अबीर आ गया है तो उसे चाय पानी देगी या नहीं? मेहिका अबीर की तरफ देखते हुए कहती है, अबीर कल स्टाफ की शिफ्ट और ड्यूटी चेंज हो रही है, उसकी फाइल तैयार कर रही हूँ। ऐसा करिए मौसी जी के लिए चाय आप बना दीजिए। बहू इतना बड़ा काम नहीं बोल दिया जो तू अबीर पर हुक्म चलाए। मौसी जी बड़ा काम नहीं है तभी तो अबीर से बोला है, मैं कुछ देर में लैपटॉप से उठकर डिनर तैयार कर लूंगी। बहू औरतें घर संभाले तभी अच्छी लगती है। पति पूरे दिन से थका हारा आया, ये नहीं एक गिलास पानी दे दे, उल्टा हुक्म चला रही हो। मौसी जी बहस करना छोड़िए, बहू के हाथ की चाय तो हमेशा पी है, आज बेटे के हाथ की पीकर देखिए। अबीर चाय बनाने चला जाता है। मौसी जी को ये बात बहुत बुरी लगती है। अबीर चाय तो बना रहा था लेकिन वो ये भी सोच रहा था, मेरे दोस्त घर जाकर आराम करते हैं, मुझे वाइफ के होते हुए भी एक गिलास पानी तक नहीं मिलता। अबीर कुछ देर में चाय बनाकर हॉल में ले आता है। वो सभी को चाय और बच्चों को मिल्क शेक देता है। जब सब पी लेते हैं तो वो जूठे बर्तन किचन में ले जा रहा था। जैसे ही मेहिका का कप उठाता है, घोर नर्क, पति से जूठा कप उठवाती है। बहू तू नौकरी करने से आदमी का पद नहीं ले लेगी। मौसी जी घर का काम मैं और मेहिका मिलकर ही करते हैं, आजकल लड़कियां आदमियों से आगे जा रही हैं। बेटा तू चुप बैठ। अबीर लाओ मैं कप साफ कर लेती हूँ। आखिरकार मेहिका मौसी जी के ताने से तंग आकर अपना ऑफिस का काम छोड़कर कप रखने किचन में चली जाती है। मौसी जी अबीर को पास बिठाकर कहती हैं, बेटा तू मुझे बता, सुबह से ऑफिस गया, तुझे थकान नहीं हुई? हाँ मौसी जी, पर क्या ही कर सकते हैं। हुक्म चलाना सीख, बहू की बातों में आएगा तो पल्लू में बांध लेगी। पूरा दिन दोस्तों से बातचीत करती है और तेरे आते ही इसका ऑफिस शुरू हो जाता है। आज से तू घर का कोई काम नहीं करेगा। लेकिन मौसी जी, जितना इस घर को बनाने में मेरा योगदान है उतना ही पैसा मेहिका ने लगाया है, तो मैं इस घर का मुखिया कैसे हुआ? तुम आदमी हो इसलिए तुम ही मुखिया हुए। इतने में मेहिका वहां आ जाती है। मौसी जी हम दोनों एक दूसरे के काम को और जरूरत को समझते हैं। झूठ। मौसी जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अबीर की जरूरत को समझती हूँ मैं, और अबीर मेरी हर परेशानी का हल करता है। अबीर तुम्हारा पूरा ध्यान रखता है, पर अबीर पर जो ऑफिस और घर का प्रेशर है उसका तुम्हें कभी अंदाजा नहीं हुआ। अबीर मौसी जी जो बोल रही क्या वो सच है? हाँ मेहिका, मैं तुम्हारी खुशी के लिए ऑफिस की थकान के बाद बच्चे और घर दोनों का ध्यान रखता हूँ। तुम्हें मेरी थकान का एहसास कभी नहीं हुआ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे तो कभी लगा ही नहीं कि मैं इतने आराम से जॉब में प्रोग्रेस कर रही हूँ, उसके पीछे कहीं ना कहीं आप हो। मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि इसका कोई समाधान नहीं है, घर और बच्चे हमें ही संभालने हैं। अबीर समाधान है, क्यों ना हम एक हाउस हेल्प रखें जो घर का काम कर देगी और हम अपना खाली समय अपने बच्चों को दिया करेंगे। तुमने सही कहा, इससे मेरा वर्क प्रेशर भी कम हो जाएगा। अब की ना स्मार्ट बहू वाली बात। बहू इस फैसले से तो मैं भी खुश हुई।